जहां डाउट आए वहां तुरंत पूछना। टॉपिक नया है, बैच नया है, कहीं भी दिक्कत आए तो। और कोशिश ये करना क्लास ना छूटे बिल्कुल भी। नए बैच में नए टॉपिक में कभी क्लास ना छोड़े आदमी। समझ में आएगा 10 गुना। कुछ आदमी बेसिक सवाल पूछ रहे थे, 2 मिनट जरा सुन लो क्या चीज है ये। जिस एग्जाम के लिए इसे हम पढ़ रहे हैं, आए तो चाहे कहीं भी, ज्योग्राफी में इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपको। इस एग्जाम के 3 फेज हैं, उन्हें इसका थोड़ा बेसिक नहीं पता। फेज पहला क्या है इसमें? फेज 1, जिसमें खाली प्री एग्जाम होगा और इसमें 2 पेपर होने हैं। ठीक, एक पेपर तो किसका है? जीएस का, और एक पेपर किसका होगा? सी सेट का। यहां क्वेश्चन आने हैं कितने? 100। और यहां क्वेश्चन आने हैं कितने? ठीक, इसके मार्क्स कितने हैं? कितने मार्क्स हैं? कितने मार्क्स हैं इसके? 200। इसके भी मार्क्स 200 है। ठीक, ये तो जस्ट कौन है? ये तो क्वालिफाई करना है बस। कितने नंबर लेके आने हैं? 1/3, 33%। क्वेश्चन 80 है। अगर आपने 27 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो ये क्वालिफाई। ये बिना प्रैक्टिस नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ध्यान रखना। इसमें कोई किसी की पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी बेसिक रीजनिंग ठीक हो, ऐप पे हमने सब पढ़ा रखा है, पूरा अवेलेबल है। हर दिन टॉपिक घुमाना शुरू कर दो। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 इसका टेस्ट जरूर दो। ठीक, मेरिट किससे बननी है? मेरिट बनती है इससे, जीएस से। ये कुछ बेसिक जानकारी है उन नए बच्चों के लिए जो बेचारे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं है। और कितने कट ऑफ कितनी है? 45 क्वेश्चन। इस बार तो उससे भी कम गई है। ठीक, यानी 100 क्वेश्चन में से 50% से भी कम पे प्री क्वालिफाई है। कितने? मान लिया अगर सीटें 1000 हो, जिसके आसपास फिलहाल चल रही है, ठीक, 170 के आसपास बनते हैं आईएएस, 50 के आसपास आईएफएस, 150 के आसपास आईपीएस, और फिर अन्य पोस्टें। अगर सीटें 1000 हैं तो उनके कितने? 12 से 15 गुना लोग कहां पहुंचेंगे? सेकंड स्टेज, जिसका नाम है मेन एग्जाम, मुख्य परीक्षा। ठीक, इस मेन एग्जाम का पैटर्न कैसा है? अगर सीटें 1000 हैं तो लगभग 12000 प्लस। ये प्लस वर्ड क्या है? लास्ट नंबर हर कैटेगरी का जिसपे क्वालिफाई होगा वहां तक के सब क्वालिफाई होंगे। अगर ये लास्ट कैटेगरी में ओबीसी गर्ल है और इसके नंबर इतने पॉइंट इतने इतने हैं, तो जितनों के इतने पॉइंट इतने इतने होंगे वो सब एंटर करेंगे। और ये इसके नीचे पहुंचते ही विंडो बंद। हर कैटेगरी ऐसे होगी, कैटेगरी है कम से कम 10-15, जर्नल, एससी, एसटी, ओबीसी एक्सेट्रा सब। ठीक, तो इसमें पेपर होने हैं क्या? 2 पेपर तो जस्ट क्वालिफाई हैं ओनली, इनके नंबर कहीं ऐड नहीं होते। कौन से हैं ये? ये हैं, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। हालांकि इसमें और लैंग्वेज लेने का ऑप्शन भी रहता है। ये तो क्वालिफाई करने हैं। और इसके बाद कितने पेपर हैं? 7 पेपर्स हैं। पहला पेपर है एस्से का। इस बार के एस्से देखे बड़े अच्छे दे रखे उसने, सोच समझ के लिखने वाले एस्से, यानी जिसपे एग्जाम्पल्स हो, एग्जाम्पल्स, और जिसपे अपनी बात लिखने का एक फ्लो हो। वो बड़े आराम से लिखेगा, बातों का फ्लो, कि मेरी बात किस वे में आगे बढ़ रही है। ठीक, और सिस्टमेटिक, अपनी बात समझाना किसी को। एस्से 250 मार्क्स। और 4 पेपर किसके हैं? जीएस के। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ। जीएस फर्स्ट में तो कौन है? हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री में केवल मॉडर्न इंडिया। ठीक,
आर्ट एंड कल्चर, दूसरा कौन है ज्योग्राफी। जो हम ये पढ़ रहे हैं ये कहाँ आएगा, जीएस 1 का टॉपिक है ये। अभी इससे पहले पढ़ा हमने एनवायरमेंट इकोलॉजी, कहाँ का टॉपिक था, वो जीएस 3 का। 50 नंबर का क्वेश्चन आया इसमें से मेंस में भी, कम से कम 10 नंबर प्री में आएंगे 15, और 50 कहाँ आएंगे मेंस में। तो 4 पेपर कितने के हैं, 250, 250। ये पेपर मजाक में मत लेना। एक बार मैं उत्तम नगर सेंटर पे यूपीएससी का मेंस दे रहा था, मेरे पीछे एक लड़का था इलाहाबाद का, उसने कुछ देर इंग्लिश लिखने के बाद लिखना ही बंद कर दिया। उसे लगा मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं, मेरे पे तो ऐसे लिखा ही नहीं जा रहा। मैंने उसे इतना कहा तो मेरा देख ले, ठीक, और कुछ मोटी मोटी बात लिख ले कि नहीं भैया मैं देखने का नहीं। क्या, अगले साल दूंगा, जिसने मेंस छोड़ दिया चक्कर में ही, और अगले साल इसकी इंग्लिश की पूरी तैयारी करके आऊंगा तब दूंगा। यानी हिंदी वालों के लिए तो क्या समस्या है, इंग्लिश, और इंग्लिश वालों के लिए क्या समस्या है, अपना एक छात्र अभी मेंस लिख रहा है और उसे किससे डर लग रहा है, हिंदी से। आईआईटी का आदमी है, एमटेक है, वो कह रहा है मुझे तो हिंदी लिखे ही बहुत दिन हो चुके हैं, मेरे पे हिंदी सही से बनी नहीं रही है, और हिंदी में पास होना जरूरी है, तो उसे इंग्लिश का कोई डर नहीं है, उसे किसका डर हो रखा है। तो ये दोनों के लिए डायलेमा है। अगर ये क्वालिफाई ना हुए तो कॉपी चेक नहीं होने की, अगले वाली तो कॉपी तभी चेक होंगी। हालांकि इनमें इंग्लिश की मैं बात करूं, 3 घंटे का पेपर है, 300 नंबर का पेपर, ठीक, कितने नंबर चाहिए, 70-72 नंबर पास कर देते हैं वो लोग। इसमें आता क्या है, 5 क्वेश्चन आने दोनों के अंदर। पहला क्वेश्चन तो कैसा है कि आपको 5-6 ऐसे दे रखे हैं, एक ऐसे लिखना, 75 मार्क्स का है वो ऐसे। दूसरा क्वेश्चन कैसा आना है, एक पैराग्राफ देंगे कॉम्प्रिहेंशन, उसका करना आपको प्रिसीज संक्षिप्त रूप 1/3 में। तीसरा क्वेश्चन कैसा आना है, एक पैराग्राफ में के नीचे कुछ क्वेश्चन है, उनके आपको आंसर देने हैं, और 50 नंबर की आनी है आप पे ग्रामर, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी, और कुल मिला के इन्हें पार करना है। हिंदी वाला तो एक दिन कुछ ना पड़े जाके लिख देगा, वो पार कर देगा। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम का आदमी है तो उसे हिंदी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से हिंदी में ऐसे छटाने लिख के नहीं देखा है। तो कृपया पढ़ के जाना, और कुछ प्रीवियस टेस्ट दे के जाना, जो यूपीएससी ने पिछले 5 साल में पूछा है वो सारे पेपर दे के तब एग्जाम में जाना, जितना मेंस दोगे, ठीक। यहां पे एक चुनना पड़ेगा क्या आपको, 1 और 4 5, और पेपर नंबर 6 एंड 7 कौन है ये, ऑप्शनल। इसी के ऊपर टिका हुआ है बहुत कुछ, बहुत कुछ। ये एग्जाम का वो हिस्सा है, अगर किसी ने पहले ही मैनेज कर लिया। तुम ये बात देखते होगे, कोई डॉक्टर था बहुत जल्दी बन गया आईएएस, कोई एमटेक था, बीटेक था, बहुत जल्दी बन गया आईएएस। तो कारण ये है उनका कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, भयंकर वाला, और उस सब्जेक्ट में वो धर के फोड़ देंगे सब कुछ और अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो ये कितने हैं, इसके पेपर होने हैं कितने, 2, एक पेपर 1 और एक पेपर 2, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स। सब में घंटे 3 है, 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। पेपर होते हैं सुबह 9 से 12, 2 घंटे का गैप, और फिर 2 से 5, ठीक। पहले कुछ सेंटर अगर किसी का दिल्ली है तो कहीं और लगते हैं, और बाद के पूरे सेंटर कहाँ होते हैं, इंडिया गेट के पास ही यूपीएससी की मेन बिल्डिंग, बहुत बड़ा हॉल है, और चेयर पे चेयर से लगी हुई है, सब वहीं जाके सेंटर पे देते हैं, ठीक। अब जो नंबर हैं सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे, हर चीज वैसे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण देगा। स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दे कोई आदमी, अगर किसी के नंबर इस रेंज में आ जाते हैं 150 के आसपास एक पेपर में, तो उसने अपना सिलेक्शन सिक्योर कर दिया। बाकी जीएस में हर पेपर का जो एवरेज है वो 250 में से 100 प्लस है, कितना, 100 प्लस, और यहां लगभग कितना है, टॉप नंबर 120 से 150 के बीच, तो 300 400 500 600 700, और
120 या कितने भी मान लो आप इन्हें, कहीं कम ज्यादा, जिसके नंबर 800 प्लस होंगे, ये नंबर गेम है। आप कितने बड़े विद्वान हैं मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आपका आंसर चेक कर रहा हूं। कम नॉलेज से भी कोई अच्छे आंसर्स कैसे लिखेगा, ये एबिलिटी उसकी है। तो कुछ को नॉलेज बहुत भयंकर होगी लेकिन वो अच्छे आंसर लिख नहीं पाने के, और कुछ को नॉलेज कम है लेकिन उन्होंने एक स्किल अपने अंदर डेवलप कर ली है लगातार आंसर राइटिंग करते करते। कौन सी? सब्जेक्टों की, हर चीज की लिखने की कोशिश। 800 नंबर, जिसके 800 नंबर आ जाएंगे और इंटरव्यू में उसे 150-200 के बीच में मिल जाएंगे, वो परफेक्ट आईएएस बन सकता है, कोई रत्ती भर भी डाउट नहीं। लैंग्वेज के पेपर में प्रॉब्लम उसे आएगी जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिना प्रैक्टिस जाते हैं लोग ओवर कॉन्फिडेंस में, और तब दिक्कत आती है। कुछ नहीं, बेसिक सी बात पढ़नी है, बेसिक इंग्लिश, बेसिक हिंदी। वहां नंबर काउंट होते हैं, वो बातें अलग हैं। वहां तो नंबर काउंट होते हैं, तुम्हें दमदार पढ़ना पड़ेगा, मजबूती रखना पड़ेगा, तब अच्छे खासे नंबर आएंगे। डीपली पढ़ना पड़ेगा, वहां नंबर काउंट होते हैं, यहाँ काउंट नहीं होते। ठीक, तो पूरा मेंस कितने नंबर का है? कितना? 1500, 1750 नंबर का टोटल मेन एग्जाम है, इतने मार्क्स का। इसमें से आधे बैठते हैं ये, आधे से भी कम। ठीक, और इंटरव्यू 275 मार्क्स का है, और लाने वाली बहुत सी लड़कियां लड़के कितने लेके आ रहे हैं? 200 के आसपास। आप 200 ना कहो, इस रेंज में नंबर होकर 150-200 के बीच में, तो कट ऑफ बड़े आराम से, जिसके भी नंबर 1000 के आसपास हैं, इवन 950 तक हैं, वो बड़े आराम से बनेगा आईएएस। और उसके बाद तो 900 तक भी नंबर भी लेंगे। तो पूरा गेम है इस प्रकार से। अंतिम क्या है? अंतिम है इंटरव्यू, जहां परीक्षण किस बात का? आपके ज्ञान का नहीं, यहां परीक्षण है आपके व्यक्तित्व का। इसका नाम क्या है? पर्सनालिटी टेस्ट। कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ डीलिंग, ठीक, आप किस प्रकार से बात करते हैं, और क्या आपने अपने ऊपर काम कर रखा है? क्या कैसा काम कर रखा है अपने ऊपर? अगर कोई आज ही ये पूछे कि तुम कितने साल की हो चुकी हो, कितने साल की हो चुकी हो? ये 19 साल की हो चुकी है। ठीक, अपने 19 साल के जीवन में जो सबसे बड़ी सीख आपको मिली हो, जरा वो बता दो आप। लाइफ लेसन ऑफ 19 ईयर्स, यहां सुर नहीं बोल सकती है। अभी मैं इससे पूछूं इजराइल में, फिलिस्तीन में अभी क्या हुआ 2 दिन पहले, इसने कहा सॉरी सर मुझे तो नहीं पता। तो कोई बात नहीं, हो सकता ना पता हो इसे, लेकिन इसने 19 साल में अपने जीवन में कोई लाइफ लेसन तो हुआ होगा इसका। ये अपने 19 साल के जीवन को कैसे देखती है, तो इसके पास क्या आंसर है? अब ये सॉरी नहीं बोल सकती कि सॉरी सर हमने तो आंख मीच रखी, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो जो भी कुछ कर रहे हैं हमारे पापा करते हैं। तो पापा से नहीं, हाँ बनना आपको है तो आंसर आपको देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में इसका टेस्ट है, आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी बुद्धिमत्ता, इसका टेस्ट है कि अपने आज तक के जीवन से क्या सीखा आपने। इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हैं क्या? अपने 19 साल के जीवन को एक लाइन में कहो कि सर ऐसा तो मैंने कभी विचार भी नहीं किया था। ठीक है ना, मेरा सारा काम तो कौन देख रही, मेरी मम्मी या मेरे पापा, दैट्स ऑल, मैं तो टेंशन फ्री हूं। सोचना पड़ेगा, यह अपने आप से बातचीत करना। किसके बारे में? ताकि आपको पता लगे आपके जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इंटरव्यू की तैयारी रात दिन चल रही है आपके साथ साथ, ये कोई अलग तैयारी नहीं है। क्या है ये? मैच्योरिटी। क्या है ये? चिंतन। तो आप सोचो इस दुनिया में क्यों आए, आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबके लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अलग अलग। तुम्हें कुछ और बनना है, इसे कुछ और बनना है, उसे कुछ और बनना है, एटसेट्रा। क्या तुम्हारे लाइफ का ऑब्जेक्टिव केवल आईएएस बनना है, या कोई बड़ी जॉब हासिल करना है? नहीं। तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है?
व्हाट इज द आइडियल्स ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का आदर्श क्या है। इन बातों पे अभी विचार करो। हो सकता है आप 12th करे हुए छोटे बच्चे हो और अब तक आप इतनी मैच्योरिटी से बातें सोच नहीं पा रहे हो। अब सोचो, इतना तैयारी परफेक्ट होगी, इतना आप भी क्या हो चुके होंगे, एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक। जब भी आपसे कोई सामने वाला बात करे तो बिना इन्फ्लुएंस हुए ना रह पाए। किसका प्रभाव है? यह आपके ज्ञान का, आपकी बातचीत का, आपकी कला है। ये एक, कुछ लोग कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं सामने वाले को, जैसे पानी में उतार दिया हो। तो ये कला है, हर चीज में हमें सीखनी पड़ेगी आहिस्ता आहिस्ता। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं तो मिनटों में पकड़ा जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे ढेरों क्वेश्चन आपकी बांट देख रहे हैं। अपनी कोई 3 सबसे बड़ी कमियां बताइए। कमी नंबर 1, क्या तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है? रानी जी, लुबना जी, सबसे बड़ी कमी क्या लगती है तुम्हें तुम्हारे अंदर? दूसरों में कमी ढूंढना आदमी की एक फितरत है, प्रवृत्ति है। वो सामने वाले को हमेशा क्या करता रहता है? जजमेंट। इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है, उसकी शक्ल ठीक नहीं है, इसके कपड़े ठीक नहीं है, उसका फलाना ठीक नहीं है। अपने आप को वो बिल्कुल अच्छे से अच्छा मानता है और अपने ऊपर ऐसी कमियों को वो मानता ही नहीं है कि ऐसी कमी मेरे अंदर कुछ नहीं है, कमी नहीं है। क्या सबसे बड़ी कमी है? दूसरों पे जल्दी विश्वास कर लेना। और कोई कमी? बस एक कमी मिली इसे अपने अंदर। दूसरी कमी कोई? सृष्टि, ओवर थिंकिंग करना। अब इसने एक बात बोली तो बिल्कुल ईमानदारी से बोली, इसकी एक क्वालिटी का हमें एकदम पता लगा कि इसने रियलिटी में वो बातें बताई जो कोई आदमी अभी अपनी समस्या के रूप में उसे फील कर रहा है। और क्या थी वो? ओवर थिंकिंग करना। ये जो ओवर थिंकिंग क्या होती है? सेल्फ क्वेश्चनिंग, अपने आप से क्वेश्चन करना, खुद ही उसका आंसर देना। और कैसा आंसर देना? नेगेटिव। और हमेशा एक डायलेमा और फियर में रहना। ठीक, ऐसा आदमी क्या होता जाता है ऐसा ऐसा? पहले सेल्फ क्वेश्चनिंग, फिर सेल्फ डाउट, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस का लो होना, और फिर एंजाइटी होना, चिड़चिड़ा बन जाना, और फिर डिप्रेशन होना। क्या है ये? एक ट्रैप। जो आदमी पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव बताएगा, अपने आप पे क्या पड़ेगा उसका इम्पैक्ट। तो ये चीजें कोई सिखा नहीं सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी हॉबी क्या है? हॉबी इसकी मैं क्या बताऊंगा, इसे पता होगा? किसे कहते हैं हॉबी? रुचि। आपको खाली समय में क्या करना पसंद है? तो क्या हॉबी जीवन में बदलती रहती है? हाँ, बचपन में हॉबी कुछ और थी, चलते मामा के यहाँ, बात खत्म, छुट्टी है, पड़े बसते बसते। हम आने के नहीं बिल्कुल भी वहां से। तो पूरी मस्ती, पूरा मन लग रहा है मिट्टी में खेलने में, एटसेट्रा काम करने में। थोड़े दिनों बाद अब हम किसी के नहीं जाते, जिसके हम जाते हैं क्या करती है, क्या कर रही है, उसने कहा भगवान आज के बाद नहीं आने के हम यहाँ से। यानी हॉबी बदल रही है टाइम बाय टाइम। जीवन के अलग अलग फेज में अलग अलग हॉबी है। इतनी बातों में कोई दिक्कत तो बताओ। ये तैयारी का हिस्सा है और ये आपको रात दिन लेके चलना पड़ेगा। 275 नंबर दांव पे है, आप में दम हो तो लेके आओ। लेकिन कैसे? आपके व्यक्तित्व में दम हो। और ये व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। 1000 कमियां थी इसमें, लेकिन इसने कुछ ना कुछ तो रिमूव की। विचार किया अपने जीवन पे, बहुत कुछ सीखा, कुछ अपने आप करके, कुछ किसी को देख के, कुछ ऑब्जर्व करके, कुछ अपने माता पिता से, कुछ माहौल से, एटसेट्रा। तुम में से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसे आईफोन चाहिए? किसी को आईफोन नहीं चाहिए, क्यों? एक बच्चे को आईफोन चाहिए था महाराष्ट्र में अभी, देख रहे क्या? तुम में दम हो तो अपने सपने अपने दम पे पूरे करो ना। या माँ बाप को फांसी दोगे कि या तो मुझे अभी लेके दो आईफोन, नहीं तो मैं कहां चला पड़ा? पहाड़ी के ऊपर। और पहाड़ी का आखिरी कोने पे खड़ा है। माँ कहाँ पड़ी बेचारी? घुटनों पे। और पिता कहाँ खड़े हैं? बराबर में। और उसने कह दिया ले मंगलसूत्र तू ही बेच दे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू जाके मोबाइल ले आ। लेकिन वो माना ही नहीं। और उसे बचाने के लिए जैसे उसकी निगाह घूमी, उसके पिता भाग कर गए। इतना पकड़ा, इतना वो भी गए और पिता भी साथ ही गए। और उन्हें देख के माँ भी कहाँ चली गई? तो सारा परिवार खत्म हो गया एक फोन में। क्या दिक्कत थी ये?
अब उसके पास कुछ भी हो, लेकिन उसने किसे मार दिया? अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया और कारण बना एक आईफोन। ठीक क्या? तो ये समस्या किसकी थी? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हम समझ नहीं पा रहे क्या समस्या है, हमें जीवन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इतनी मैच्योरिटी हमारे पास होनी चाहिए कि जो चीज़ दुनिया में हमें चाहिए, हो सकता है वो अभी उपलब्ध ना हो, हम मेहनत करें और भविष्य में उपलब्ध हो जाए। उसके लिए हमें किसी और की बलि देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें क्या हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। शायद क्लास 12 तक हम जानते नहीं थे, और क्लास 5 तक तो हम जानते नहीं थे बिल्कुल भी। हमें तो ये सामान अभी चाहिए, धरती पर लेट जाएंगे, बात खत्म। अब घर वाले चलो कोई बात नहीं, खिलौने तो मांग रही है, दे देंगे। ये समस्या आहिस्ता आहिस्ता क्या लेगी, बड़ा रूप। अगर बच्चों को आप समझाने के नहीं, जिन बच्चों के पास पैसे कम हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं मैच्योर। उन्हें पता है सामान हमारे बस का नहीं है, ना हम जिद करने के और ना हमें सामान मांगने के। ठीक क्या? कौन है वो? टाइम से पहले मैच्योर होने वाले बच्चे ऐसी गलतियां कभी नहीं कर सकते। उन्हें पता क्या हमारी इच्छा है, क्या हमारी पूर्ति हो सकती है और कैसे हमें करना है। वो ऐसा मैनेजमेंट करेंगे। वो 1 रुपए की मांग भी किसी ने करने के, जरूरत के हिसाब से पूर्ति करेंगे, सपनों के हिसाब से, डिजायर के हिसाब से नहीं। तो यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, हर एक आदमी को इस पर काम करना पड़ेगा। जो सोचने का ही नहीं है उसके व्यक्तित्व का विकास धरती पे कभी हो ही नहीं सकता। ठीक क्या? जैसे महात्मा गांधी, उनका व्यक्तित्व रातों रात नहीं बना, बहुत लंबी प्रक्रिया से बना। और जीवन के अलग अलग चीज के महत्व को उन्होंने क्या देखा, अलग अलग फेज में। जैसे उनका एक वाक्यांश है क्या, सदैव सत्य के साथ जुड़े रहना, हमेशा सत्य को ना छोड़ना। ठीक? जैसे उन्होंने अपने जीवन में, उनका एक मित्र था मुस्लिम, वो उन्हें कहां ले गया, एक बार वैश्यालय में। ठीक? और उसके बाद उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई कि आज के बाद मैं ऐसे कहीं जाने का। और उन्होंने अपने पूरे जीवन इस ब्रह्मचर्य का पूरा पालन किया। जिन्हें उनके बारे में जानकारी नहीं है वो क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी तो 2 लड़कियों पे ऐसे हाथ रख के चलते हैं। वो 2 लड़कियां कौन है? उनकी पोतियां। कौन है? उनकी पोती। हमें नॉलेज कुछ भी नहीं है, हम देख के बता रहे हैं ऐसे ही। ऐसे महान आदमी के बारे में बिना मतलब की बात करना, जिसे कुछ भी नॉलेज ना हो। तो व्यक्ति तो सबने बनाए हैं और बनने में लंबा टाइम लगा है, पूरा पूरा जीवन लगा है। ठीक? तो ये काम तुम्हें करना पड़ेगा अभी। किसी को अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, सबसे पहले क्या करना चाहिए उसे? अगर किसी को अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना है, सबसे पहले क्या करना चाहिए उसे? अब कई सारे क्वेश्चंस आए। एक ने कहा लाइफ स्टाइल में चेंज करना, एक ने कहा सबसे पहला काम है सेल्फ एनालिसिस। जो भी कुछ आप हो उसका क्या करो, अच्छे से अध्ययन में कौन हूं और मेरे अंदर क्या कमी। जब तक मुझे यही नहीं पता तब तक मैं सच को स्वीकार नहीं करने का, अपनी हर गलती के लिए किसी न किसी को दोष देता रहूंगा। मैच्योरिटी का सबसे पहला सिम्टम है, कृपया अपने आप को स्वीकार करें, अपना आत्म विश्लेषण करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ एनालिसिस। और जब आपको पता लग जाए मेरे अंदर इतनी कमियां हैं और मुझे इन्हें कैसे दूर करना है, तो आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक? कैसे? जब तक आपके अच्छे मूल्य विकसित नहीं हो सकते तब तक आपका अच्छा व्यक्तित्व नहीं बन सकता। बेटर वैल्यूज इन योर लाइफ। अगर आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी चीज की वैल्यू, क्या होती है वैल्यूज? अब ऐसी बातें तुम कभी करते नहीं अपने आप से कि जीवन में मुझे क्या करना है और क्या कभी नहीं करना। जिसको ये लिमिट नहीं पता होती वही आदमी कहा जाता है समस्याओं में ग्रसित होता हुआ। जिसने पहले इस बात को पता कर लिया तो ये वो मूल्य हैं। कैसे मूल्य? वैल्यूज ऑफ द लाइफ। कैसी? ऑनेस्टी, मुझे बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ऐसा मूल्य आपके दिमाग में होगा और आप इसे आहिस्ता आहिस्ता अपने जीवन में अपनाएंगे तो एक दिन ही आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका हिस्सा बन जाएगा। आपको लाखों रुपए पड़े हुए मिलेंगे तो आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करने की।
क्या कहेगी, तो किसी और की कीमत है, पता नहीं कितना परेशान कोई होगा। कहाँ जाकर देंगे, पुलिस को, बाकायदा वीडियो बना के कि इतने पैसे मुझे यहाँ से मिले हैं और मैंने इसे यहाँ दे दिया है, जिस किसी के हो प्रमाण दे और ले जाए। जैसे जापान, जैसे साउथ कोरिया, एक पर्स भी खो जाएगा तो 3-3 4-4 बार खो के देख लो, घर ही मिलेगा, कोई जाने का नहीं लेके रुपये का सामान भी। एक शहर में बाढ़ आई, बच्चों की गुड़िया भी नहीं खो पाई, वो भी कहाँ मिली, जिसकी थी उसके घर। तो ऐसे होते हैं देश, जैसे न्यूजीलैंड, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे अमेरिका। लोगों ने खेत के बाहर फल सब्जी बना के रख दी है, पैक करके, दाम लिख दिए हैं, और सामान का क्या कर दिया, एक बॉक्स, इसमें पैसे डाल देना, ये रेट है, ये रहे पैकेट्स, उठा के चले जाना। तो ऐसे होते हैं देश। तरक्की करते हैं कौन देश, ऐसे देश। जहां हर एक आदमी चोर की भावना जाएगा तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो ये न केवल हम में, सब में होना बहुत जरूरी है। और इनका विकास सबसे बड़ी मात्रा में कहाँ हो सकता है, अर्ली लाइफ। और वो कौन सी लाइफ है, सबसे पहले बच्चे सीखते हैं बहुत तेजी से, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। तो जापान पहले 5 साल तक बच्चों को एक बड़ी चीज नहीं पढ़ाता, क्या सिखाता है, एटिकेट्स, जीवन जीने के गुण अलग अलग प्रकार के। ठीक, और भी गुण होगा आपके जीवन में, ऐसे गुणों का विकास करना है। एक गुण क्या है, इम्पैथी, सिंपैथी, दया, जो दूसरों पर दया की भावना रखेगा। ठीक, ऐसे व्यक्ति, ऐसे बहुत से गुण हैं जो आपको अपने अंदर विकसित करने हैं। गुड क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर। पैसा जाएगा दोबारा आ जाएगा, कैरेक्टर जाएगा दोबारा नहीं आ सकता। जिसे इसकी वैल्यू नहीं पता है वो आदमी लगातार समस्याओं में घिरता जाएगा, अपना अपमान करवा लेगा, परिवार करवा लेगा, और समस्याओं में ग्रसित होगा। ठीक है, क्या है, अपनी इंद्रियों पे उसका कंट्रोल नहीं है। तो क्या चीज है ये, कैरेक्टर। ये सबके बस की बात नहीं है, बनाने में टाइम लगने वाला है, जीवन का हर फेज आएगा, उसका इंतजार करो। अभी से प्यार मोहब्बत करके सड़कों पे घूमते ना फिरो, समय आएगा प्रेम करने का, विवाह करने का, हनीमून का, घूमने का, जीवन के हर चीज का। इतना पेशेंस आप में हो। ठीक, नेगेटिव, क्या क्या मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसे गुणों किसी में विकास होगा, तभी तो किसका विकास होगा, उसकी पर्सनालिटी का। तो इंटरव्यू में कोई क्या चेक कर रहा है, मैंने तुमसे 20 मिनट बात किया, अभी क्वेश्चन आंसर किए, तुम्हारी सारी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, अनुभव सब निकल के बाहर आया तुरंत एकदम, और आधे पौने घंटा में तो बिल्कुल फिल्टर कर दिया है क्वेश्चन आंसर से ही। तुम ना चाहते हुए वो सब बातें बताओगे जो तुम्हारे सोच विचार होंगे किसी के प्रति, तो उसके भी आप पे नंबर मिलने हैं। और ये तैयारी रात दिन चल रही है, डे 1 से, जब से आपने अपने दिमाग में विचार किया कि मुझे तैयारी करनी किसकी, किसी एग्जाम की, और वह एग्जाम इंडिया और वर्ल्ड के सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक है। तो उम्मीद है आपके दिमाग में स्ट्रेटजी क्लिक कर रही होगी और आप सीरियसली इसमें आना चाहते होंगे। किसी के भेजे हुए आदमी तैयारी नहीं कर सकते, जिन्हें खुद ही बनना हो वही कर सकते हैं। हम तो यहाँ टॉपिक लेके चल रहे हैं, उस टॉपिक में उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपको, उसका जो मन करे दे दे। टॉपिक का नाम क्या है, इंडियन ज्योग्राफी। और हम क्या पढ़ चुके अब तक, हमने ये पढ़ा है कि इंडिया का नाम कहां से आया। तो हमने सुना कि नाम कहां से आया, ये इंडिया के अलग अलग नाम हैं। ठीक, जैसे कौन, बेसिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। हम सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं, पहले बेसिक्स। हो सकता है आपको ये भी ना पता हो, आप साइंस बैकग्राउंड के लोग हो। ठीक, इंडिया ये नाम कहां से आया, ये नाम आया यूरोपियन से, और जो यूरोपियन कल्चर के लोग थे, ग्रीक सभ्यता के लोग, उन लोगों ने नाम दिया। तो इंडिया नाम किसने दिया, इंडस रिवर के ऊपर। कौन सी रिवर थी, इंडस के ऊपर नाम पड़ा इंडिया, और वहां रहने वाले इंडियंस। ठीक, हिंदुस्तान किसने नाम दिया, जो मेसोपोटामिया थे अर्थात वेस्ट एशिया थी, वो सै को बोलते हैं और स्थान को बोलते स्थान, और उनका नाम क्या है, सिंधु के नाम पे नाम पड़ा हिंदू, और स्थान के नाम पे नाम पड़ा स्थान, तो हिंदुस्तान। भारत नाम कहां से आया, महर्षि कण्व एक आश्रम में रहा करते थे, कण्वाश्रम, उनकी पुत्री का नाम था शकुंतला,
उसका प्रेम हुआ दुष्यंत से, सम्राट दुष्यंत से, उनका पुत्र हुआ भरत और उसने चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज किया पूरे भारत पे। ठीक, तो उसके नाम पे नाम पड़ा क्या? भारत। आर्यों का निवास, जिसको लेकर लोगों में मतभेद है। ठीक, मैक्स मुलर एक इतिहासकार ये कहते हैं ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से। और जो व्हीलर हैं उनकी थ्योरी को लोगों ने मानना बंद कर दिया। व्हीलर ये कहते हैं कि इतिहासकार कि आर्य मध्य एशिया और वेस्ट एशिया से आए और उन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त करके यहां अपना स्थान बसाया। ये पूरी तरह से बाद में गलत साबित हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी युद्ध के, नष्ट हुए घरों के, हथियारों के कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो ये थोड़ी क्या होगी बाद में? रिजेक्ट। जो मैक्स मुलर है वो कहते हैं ये चरवाहों की जाति थी और जो कहां आ गए? इंडिया। बाद में भी क्या हुआ? रिजेक्ट। और ये साबित हुआ जो नई रिसर्च है कि आर्यंस या आर्य यहाँ के मूल निवासी थे और उनका निवास उत्तर पश्चिम भारत में था। ठीक, उन्हीं के नाम पे नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त। और इसकी पुष्टि कहां होती है? महाभारत तक जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे उन्हें क्या बोलते थे? आर्य या आर्य पुत्र। जम्बू द्वीप, धार्मिक ग्रंथों में बहुत बड़े स्केल पे एक बड़े खंड की बात की गई, जिसका नाम रखा जम्बू द्वीप, जिसके कम से कम 7 खंड थे। उन 7 में से एक कौन था? भारत खंड या भारत खंडे। तो जम्बू द्वीप क्या है? धार्मिक ग्रंथों में इसका नाम। आज भी रामायण में और जो धार्मिक कथा हम करवाते हैं अपने घरों में, उसमें किसका नाम आता है? जम्बू द्वीपे, भारत खंडे इत्यादि। ठीक, तो नाम कहां से आए? अब इसका एरिया, क्षेत्रफल, दुनिया के टॉप 7 कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया। क्या कोड है? रुख, चीन, अब, आ, भारत। तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है इंडिया या भारत। नंबर 1 पे कौन है? रूस। दुनिया के लैंड एरिया का, पूरे वर्ल्ड में लैंड एरिया है 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान रखना जरा, वर्ल्ड लैंड एरिया, धरती का जो भू क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ किलोमीटर है। और ये कितना है? 1.7 करोड़ किलोमीटर, लगभग 11% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। ठीक, कनाडा 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, दुनिया के कुल लैंड एरिया का 6.3%। नंबर 3 पे कौन है? नंबर 3 पे है चीन, 98 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 6.1% ऑफ लैंड एरिया। तो चीन जनसंख्या में तो लगभग हमारे बराबर है, लेकिन जो एरिया कितना उसके पास? हमसे 3 गुना। तो एक देश बड़ा है, हम छोटे उससे बहुत। 6.1%। नंबर 4 पे कौन है? अमेरिका, रुख, चीन, अब, आ, भारत। तो अब अमेरिका 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 6.1% दुनिया के क्षेत्रफल का। ब्राजील 85 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 5.6%। कौन? छठा ऑस्ट्रेलिया, 77 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 5.2%। आदमी बहुत थोड़े और कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा पूरा पूरा। और 7वें नंबर पे कौन है? भारत, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, दुनिया के भू क्षेत्रफल का केवल 2.43%। ठीक, ये रिकॉर्ड क्लास से हम भेज देंगे आपके पास भी, जहां तक हमने पढ़ लिया। आगे इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसमें हम पढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट टॉपिक क्या? इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो एक बॉर्डर क्या है? इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उनके नाम और स्टेट्स। तो पहले क्या पढ़ रहे हैं? भारत का कुल लैंड इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है? 15,200 किलोमीटर लंबा। ठीक, इसके बॉर्डर्स के कुछ नाम हैं और इनसे क्या कनेक्ट हैं? कुछ स्टेट्स। तो नाम क्या है पहले उसी की बात चल रही है। तो एक बॉर्डर का नाम है डुरंड रेखा, जो किसके बीच में है? आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कब बनी थी?
1919 में रावलपिंडी की संधि के तहत। डुरंड रेखा खींचने वाला कौन था? एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर डुरंड, और उसने ड्रॉ की अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, लेकिन कोई परमानेंट पिलर्स, कोई लाइनिंग, कोई दीवार कुछ नहीं बन पाई, और ये पिलर्स टाइम बाय टाइम क्या हो गए? डिस्ट्रॉय। और इस लाइन को पाकिस्तान क्या आता है? उधर है। अफगानिस्तान क्या आता है? इधर है। और बीच में जहां पर्वत नदियां हैं, खास तौर से निचले वाले एरिया में, वहां पे डिस्प्यूट है। ऊपर पेशावर में डिस्प्यूट है, यानी इसे अब दोनों देश नहीं मानते। और पिछले कुछ महीनों में या लगभग एक साल में कई बार वार हो चुकी है। अभी एक महीने पहले भी पाकिस्तान ने क्या कर दिया? हेलीकॉप्टर को लेके सेना से पूरा हमला। बहुत से लोग किसके मरे? अफगानिस्तान के। तो डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। एक कौन है? रेड क्लिफ रेखा। जब भारत का बंटवारा हो रहा था 1947 में, तो उस समय ब्रिटेन से कौन आया? एक जज, और उसने एक लाइन ड्रॉ की, वो भी मैप पे, एक्चुअल पोजीशन पे जाकर उसने लाइन ड्रॉ नहीं की, और बंटवारा कर दिया। कैसा? बहुत बेकार बंटवारा। गांव रह गया भारत में और खेत चले गए पाकिस्तान में। गांव रह गया भारत में और मंदिर देवता कहां चले गए? पाकिस्तान में। और फिर वहां क्या हो गई? फेंसिंग, तारों की दीवार। तो रेड क्लिफ रेखा कहां से है? गुजरात, कच्छ से लेकर और कहां तक है? पंजाब तक। और कितनी है इसमें? गुजरात, राजस्थान, कौन? पंजाब, ये 3 स्टेट है। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ रेखा। इतनी बात हमने कल तक पढ़ी थी। बांग्लादेश वाले भी आएंगे उसमें। ये अलग लाइन है, ये लाइन पूरी तरह से अलग है, ठीक, जिसे कहते हैं जीरो लाइन। क्या नाम आएगा? जीरो लाइन। पढ़ेंगे वो भी जरा, पहले इतनी बात पढ़ते हैं एक बार, इस हिस्से पर चलते हैं। रेड क्लिफ रेखा क्या है और ये कहां से कहां तक है? रेड क्लिफ रेखा बांटती है पाकिस्तान और भारत को, जो कच्छ से कहां तक है? पंजाब तक। कितनी लंबी थी रेड क्लिफ लाइन? तो बस पंजाब तक थी। पंजाब तक क्यों थी? क्योंकि जहां हिस्ट्री का जिक्र आएगा मुझे हिस्ट्री बतानी पड़ेगी तुरंत वहीं की ही। ये लाइन गुजरात से पंजाब तक ही क्यों खिंच पाई, इससे आगे क्यों नहीं जा पाई? जी, ये लाइन रेड क्लिफ रेखा गुजरात से पंजाब तक ही क्यों खिंची, उसके आगे क्यों नहीं जा पाई? क्यों? हिस्ट्री ऑप्शन है उसका, है ना? क्या? क्योंकि कारण यह था कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत में कुल 565 क्या थी? प्रिंसली स्टेट। कौन? देसी रियासतें। कितनी थी? 565। इनमें से ये बताओ, हिस्ट्री पढ़ रखी है आपने, भविष्य में कभी मुझे पढ़ा नहीं, इनमें से कितनी ऐसी स्टेट्स थी जो पाकिस्तान में चली गई? जी, 565 कुल रियासतें थी भारत के अंदर जब हम आजाद हुए, और अंग्रेजों ने इनके सामने एक नया विकल्प रख दिया। क्या? कि आपकी इच्छा है आप पाकिस्तान जाओ, भारत में जाओ, या क्या रहो? आजाद, इंडिपेंडेंट। तो बहुत सुने क्या कहा कि हम कहीं मिल जाते, हम तो क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट। लेकिन एक आदमी ने लगातार सबसे बात करके, किसी को जोर जबरदस्ती से, किसी को बातचीत से, किसी को अदालत से भारत में मिलवा दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, इनमें से कितनी, भविष्य में याद रखना, 13 रियासतें कहां चली गई? पाकिस्तान। और कितनी बची?
552 रियासतें। कितने बैठती हैं? 552 रह गई भारत में। जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी तब इसका जिक्र आएगा, जब बंटवारा होगा भारत का। तो बंटवारा होने के बाद हमने क्या किया, और हमने सबको भारत में विलय करने का प्रस्ताव दिया। सबका विलय करवा दिया। 4 पे बात अटक गई। किस पे अटक गई? एक तो जम्मू कश्मीर पे, हैदराबाद पे, जूनागढ़ पे और टिहरी पे। तो जम्मू एंड कश्मीर के राजा ने तो आखिरी टाइम तक भी भारत का हिस्सा बनना स्वीकार नहीं किया, और क्या कहा कि हम तो स्विट्जरलैंड की जगह क्या बनेंगे, एक अलग देश। चारों तरफ कौन होंगे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, मध्य एशिया वाले कंट्री, और बीच में कौन होगा? एक अलग देश। लेकिन ये बात कौन बर्दाश्त नहीं कर रहा था? पाकिस्तान। उसने अपनी सेना को कबायलियों के भेष में भारत पे हमले के लिए भेज दिया, क्योंकि इसने भारत में विलय किया ही नहीं है। अगर ये भारत में अपना मर्डर करता तो भारत की सेना यहां होती और डिफेंड करती। अब जैसे इस पे हमला हुआ, इसके पास सेना बहुत कमजोर। कौन? महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह। और ये भागकर कहां आता है तुरंत एकदम? दिल्ली, कि मेरी हेल्प करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात क्लियर है, हेल्प होगी, लेकिन पहले साइन करो। किसके ऊपर? विलय पत्र के ऊपर। अगर विलय पत्र पे साइन होते हैं तो भारत की फौज तुम्हारे लिए मरने जाएगी, नहीं तो हम जाने के नहीं, बिल्कुल भी। तुम जानो, पाकिस्तान जाने। तुमने हमारा हिस्सा बनना स्वीकार नहीं किया। हमने कितनी ही बार तुमसे प्रयास किया, ठीक क्या? यानी एमएन रॉय कई बार गए, अधिकारी गए, सिविल सर्वेंट गए, लेकिन ये चक्कर देते रहे, और जब फंस गए तो भागकर तुरंत कहां आए? भारत। लेकिन कुछ गलतियां इस एग्रीमेंट में हो गई। हमने एक बात स्वीकार कर ली इनकी, क्या? कि जब लड़ाई खत्म हो जाएगी, 22 अक्टूबर 1947 का दिन था जब पाकिस्तान ने हमला किया, ठीक? और हमला बहुत तगड़ा किया। इनकी सेना हार रही थी और वो सारा पीओके जीत चुके थे, और कश्मीर पे कब्जा होने वाला था। अगर एक हाईवे कब्जे हो गया होता तो लद्दाख भी साफ हो गया होता, हाईवे 1A। तो ये तुरंत कहां पहुंचे? दिल्ली। और वहां क्या कहा कि ठीक है, में विलय पत्र में क्या है, जो भी कोई रियासत भारत में अपना मर्जर करेगी तो उससे 2 विलय पत्र है, उन पे साइन करना पड़ेगा। कौन कौन से? नहीं, हिस्ट्री आज ऑप्शनल। ये बताइए जी रानी, कौन कौन से वे संधि पत्र होंगे, मर्जर लेटर, जिन पे साइन करेगी? एक का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर। मर्जर नहीं, एक्वाजिशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या नाम है वर्ड? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक्सेस। हमारी आर्मी को, पुलिस को आपके राज्य में पहुंचने के लिए क्या चाहिए? एक्सेस लेटर, ताकि वो अपनी चौकियां, थानों पे अपना प्रभाव स्थापित कर सके, उनकी स्थापना कर सके, चौकी, पुलिस एक्सेट्रा की। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और दूसरा क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर, कि अब आपने भारत में विलय कर दिया तो एक से मिलती थी पहुंच और एक से मिलता पूरा अधिकार। तो जम्मू कश्मीर के राजा ने 2 पे तो साइन कर, इस पे साइन कर दिए एक्सेशन पे, लेकिन इस पे साइन नहीं किए। हमारी सेना को वहां जाने का, लड़ने का अधिकार तो मिल गया, और यहां बात कहां अटक गई कि ठीक है, जब लड़ाई शांत हो जाएगी तो हम करवाएंगे रेफरेंडम। सुनना जल्दी में, कुछ नहीं मामला। रेफरेंडम क्या होता है? जनता पे वोट डलवाएंगे, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है? ये जूनागढ़ में ऐसा हो चुका था। जूनागढ़ में 80% हिंदू था और 20% मुस्लिम था, लेकिन शासक कौन था? महाबत खां। और महाबत खां, रानियां बहुत सारी थी, लेकिन कुत्तों को भयंकर प्रेम करता था।
ठीक क्या? इतना बड़ा प्रेमी कुत्तों का था, कुत्तों की शादी करवाया करता था, कुत्तों की शादी बैंड बाजे बारात के साथ, दुल्हन भी आते दूल्हे भी आते, वहां दुनिया भर के सांग होते। कौन था वो? इस प्रकार का आदमी। और उसने दबाव में कि मैं तो मुस्लिम है, मेरा हित कहाँ है? पाकिस्तान में। विले पत्र पे साइन कर दिए पाकिस्तान के और सब कुछ लेके भाग गया। लेकिन क्या छोड़ गया? रानी ही छोड़ गया, कुत्ता नहीं छोड़ा एक भी। सारे कुत्ते इतने भर दिए कहां? आखिरी विमान गया भुज से, गुजरात क्षेत्र से, और कहां चला गया? पाकिस्तान। जब वो पाकिस्तान भाग गया तो इनकी इस रियासत पे, जो काठियावाड़ रियासत थी, इन पे कैसे कब्जा कर ले? तो कहा कि अगर हमने सेना से कब्जा कर लिया तो जो बाकी रियासतें वो घबरा जाएंगी, तो एक काम करते हैं, सेना से कब्जा नहीं करते, जनमत संग्रह करवा लेते हैं। तो यहां पे जनमत संग्रह ऑलरेडी करवा लिया गया था, रेफरेंडम जिसे कहते हैं प्लेबिसाइट, लोक मत। हर एक आदमी से वोट डलवाई, सबने कहा हम तो यहां जाएंगे, भारत में, बात खत्म। तो जब यहां जनमत संग्रह करवा लिया तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि फिर तुम्हें यहां भी करवाना चाहिए भाई, ऐसे नहीं। जनता क्या कहती है पहले सुनो, उसके बाद चीज। अब तो इसने साइन कर दिए हैं, जब तुमने वहां कर रखा जनमत संग्रह तो कश्मीर में करवाओ। लेकिन लोग दोष किस पे मरते हैं? नेहरू पे। जबकि उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, वो एक अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिसका भारत आज तक लाभ ले रहा है। ठीक है? उस समय की आईआईटी, आईआईएम, रेलवे कंपनियां। ठीक। तो रेफरेंडम जब वहां होगा तो फिर यहां क्यों नहीं होगा? तो ये संधि पत्र में साइन हो गया कि ठीक है, लड़ाई जब खत्म हो जाएगी हम करवाएंगे रेफरेंडम। लड़ाई चली 1949 तक। और इसी बीच में हम कहां चले गए? हम चले गए संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 देशों की एक प्रतिनिधिमंडल को कहां भेज दिया? भारत। कि आप जाके चेक करो, इतना ये प्रतिनिधिमंडल यहां जाएगा 5 देशों का, बिल्कुल शांति कर दो। तो तब यहां पे लाइन ऑफ सीज फायर हो, एक लाइन बनी उस समय की, क्या? युद्ध विराम रेखा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि कि हाँ युद्ध विराम है या नहीं, अपना ऑफिस कहां बना लेते हैं? श्रीनगर में। आज भी वही है ऑफिस। युद्ध विराम रेखा, लाइन ऑफ सीज फायर। और दोनों में वार्ता शुरू हो गई। वार्ता और बातचीत आज तक निपटी ही। पाकिस्तान मुद्दा उठा रहा है, क्या करवाओ? जनमत संग्रह। हम कह रहे हैं जनमत संग्रह तभी होगा जब इस पीओके से तुम्हारी आर्मी कहां भाग जाएगी? वापस। क्योंकि तुम्हारे पास संधि पत्र में साइन हुआ कोई लेटर नहीं है, हमारे पास तो है। ठीक। किसकी बात चल रही है? इसकी बात चल रही है। तो जब कश्मीर हमारा था ही नहीं तो रेड क्लिफ लाइन इससे खिंचती क्यों? हमारे पास तो कहां तक का एरिया था? पंजाब तक का एरिया था। पूरा लाहौर हमें मिलना था। लेकिन जब लाहौर में हिंदू बचा ही नहीं, सब छोड़ के भाग गए, तो दोबारा पाकिस्तान वालों को पहले मारो और भगाओ और तब दोबारा भारत को दो। उन्होंने कहा छोड़ दो, लाहौर पाकिस्तान में रहने दो। लाहौर से 15-20 किलोमीटर बाहर निकलते हैं और यहां खींचते हैं लाइन। उस लाइन का आज नाम क्या है? जो पाकिस्तान की साइड है वो कौन है? वाघा। और हमारी साइड कौन है? अटारी। तो वाघा अटारी बॉर्डर एक लाइन बनी, जहां आज कौन है? जहां खत्म होती है एलओसी जाके, वो आखिरी पॉइंट है, उसका कौन है? अखनूर क्षेत्र। तो रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन कहां? 17 अगस्त 1947 को। कहां से कहां तक खिंच गई? हमारे गुजरात से लेके और पंजाब तक। बंटवारा हुआ बहुत बेकार तरह से। ठीक। बहुत से लोग चाहते थे हम में मिले हो उनका, खासतौर से कौन? बलूचिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने मिलिट्री कार्रवाई करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। वो लोग आज तक लड़ रहे हैं।
तो सबसे बात करके, राजाओं से बात करके तब ये लाइन खींची। ठीक, कहां तक? पंजाब के भी 13 जिले, अमृतसर वगैरह, गुरदासपुर वगैरह, वहां तक ये लाइन गई। ठीक, और जब ये लाइन रुकी तो एक क्षेत्र कौन था? कश्मीर। तो पहली लाइन का नाम डूरंड और दूसरी लाइन का नाम रेड क्लिफ रेखा। किसके बीच में है? पाकिस्तान और इंडिया। कहां से? गुजरात से लेकर और पंजाब तक। ठीक, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब, तीन स्टेट का बॉर्डर किससे लगता है? रेड क्लिफ रेखा से। अब तीसरी जिसकी बात चल रही है वो कौन है? एलओसी, जिसका अब तो नाम ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी के बारे में जरा बात करते हैं बस। रेड क्लिफ रेखा कहां है? तीसरा नाम कौन है? फिर वहीं चलते हैं जहां बातचीत चल रही थी। नाइनटीन 47 से 48 में वार रुकी, 49 के अंदर सेटलमेंट की बातचीत शुरू हुई और समस्या क्या आ गई कि अब यहां दोनों ही सहमत नहीं है कि बॉर्डर कहां बनेगा। ना तो एलओसी को पाकिस्तान मानता, यह था वो दिन 22 अक्टूबर 1947 जहां वार शुरू हुई। ठीक, और क्या बनी तत्काल? एक युद्ध विराम रेखा। ठीक, महाराजा हरि सिंह जिसका जिक्र आ रहा है, कौन है? कश्मीर के महाराज अंतिम, जिनके राज्य में कौन रहते हैं? तीन तरह के लोग, पश्चिम में मुस्लिम, दक्षिण में पंजाबी और पूरब में कौन? पंजाबी अर्थात हिंदू, और पूरब में कौन है? बौद्ध धर्म के लोग। ये असमंजस में है किसमें विलय कर दे। ये चाहते हम तो क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट। अगर गए पाकिस्तान में तो कौन नाराज होंगे? हिंदू और बौद्ध। अगर गए भारत में तो कौन नाराज होंगे? कश्मीर घाटी के मुस्लिम। तो क्या रहे? इंडिपेंडेंट। लेकिन पाकिस्तान ने हमला बोल दिया जबरदस्ती कार्रवाई करने के चक्कर में। ठीक, क्यों? सुनना ध्यान से। क्योंकि एक रियासत बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर रही थी, कौन थी वो? हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद रियासत। वो मानने को तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। तुम्हारा महल छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, तुम्हारा चलाने के लिए सारा खर्च हम देंगे, प्री विपर्स। क्या वर्ड बोला? प्री विपर्स, यानी सरकार, तुम्हारे राजा का जो भी जेब खर्च होगा वो सारा सरकार देगी। बाद में इंदिरा गांधी ने वो बंद किया। ठीक, तो जब ये नहीं माने तो इसे इस बात का खतरा था हैदराबाद को, कहीं मेरे यहां क्या ना हो जाए जनमत संग्रह। और जो हैदराबाद रियासत है इसमें बड़ी मात्रा में कौन रहता है? हिंदू। तो क्यों ना हिंदुओं को या तो मारो या भगाओ। तो एक स्पेशल आर्मी थी हैदराबाद के निजाम की, जिसका नाम था क्या? वो बता देंगे, देख लो जरा। नहीं, रजाकार। कौन थे ये लोग? रजाकार। इन लोगों ने तो गांव के गांव हिंदुओं के काट दिए और बहुत भयंकर रूप से मारना शुरू किया। रजाकार। नेट खोलोगे तो अत्याचार साफ मिलेंगे। देखो जरा, कौन थे रजाकार? नेट खोलते क्या आएगा?
कौन थे रजाकार जो 80% से ज्यादा हिंदू आबादी वाले हैदराबाद को बनाना चाहते थे इस्लामिक मुल्क? तो स्पेशल आर्मी थी निजाम की, जो चुन चुन के सफाया कर रही थी किसका? हिंदुओं गांव और बस्तियों का। और हिंदू क्या कह रहे थे कि भारत सरकार कब पहुंचोगे, जब तक तुम आओगे यहां हिंदू बचने का ही नहीं, और तुमने अगर जन्म संग्रह करवा भी लिया तो राजा हमारी वोट डालने ही नहीं देगा, और उसके रजाकार हमें चुन चुन के मार रहे हैं। तो आनन फानन में पूरी मिलिट्री लेकर कौन चले? पूरी मिलिट्री लेकर कौन चले? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने पूरा निजाम का पैलेस घेर लिया कि निजाम बस तुम्हारे पास इतना ही समय है, या तो तुम तुरंत ये रहे विलय पत्र दमादम साइन करो। वीपी मेनन क्या गए साथ में कि कोई फायदा नहीं है, बाहर पूरी मिलिट्री खड़ी है, या फिर क्या होगा बाप का भी इलाज। उसे लगा कि सम्मान इसी में है कि साइन कर दिया जाए और रजाकारों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो सितंबर, ठीक। उन्हीं का वंशज कौन है आज? ओवैसी। हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली, ठीक, इनकी बात चल रही है। ये बार बार क्या धमकी देते कि भारत वालों कुछ ना कर देना, हमारे सपोर्ट में तुरंत कौन आएंगे? पाकिस्तान की सेना, ठीक। हमने कहा किसी को बताओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दबाव मानने को तैयार नहीं थे। और किसे मरवा रहे थे? हिंदुओं को, ताकि क्या हो जाए, जनमत संग्रह हो तो हमारा विलय कहां करवाया जाए? पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान से कहीं कोई बॉर्डर इनका लगता ही नहीं था। 85% कौन थे इनके पास? हिंदू। तो समस्या क्या आई? इनकी स्पेशल आर्मी, उन लोगों ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, ठीक। और एक तरफा वो लोग कहां वापस थे बेचारे? महिलाओं का बलात्कार, बच्चों की हत्या, ये समाचार कहां तक पहुंचे? दिल्ली तक, कि अब कुछ नहीं, सेना भेजने पड़ेगी, नहीं तो आम जनता मरती रहेगी ऐसे ही। और फिर क्या चला? ऑपरेशन पोलो। और उसमें सरकार ने किसे? सितंबर 1948 में, क्या? ऑपरेशन पोलो। सितंबर 1948 13 से स्टार्ट हुआ था और 17 में खत्म हुआ जाके, और 18 तारीख को साइन करवा के सब खत्म करवा दिया रजाकार की आर्मी। और कहां विलय करवा दिया इसका? भारत में। तो जब भारत ने सैन्य कार्रवाई करके इसका विलय करवाया, तो पाकिस्तान भी इस चक्कर में था कि हम भी सैन्य कार्रवाई करें कहीं ना कहीं। और उन लोगों ने हमसे पहले कहां स्टार्ट कर दिए काम? कश्मीर में। अपने कबायली कहां घुसा दिए? कश्मीर में, सेना के साथ मिलके। और भारत की आर्मी गई और हम सारा कश्मीर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर खाली करवा रहे थे। लेकिन इसी बीच पूरा खाली करवाए बिना ही हम कहां पहुंच गए? संयुक्त राष्ट्र संघ, जो एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। पाकिस्तान ने जो पीओके है वो खाली नहीं किया, ठीक। और जितना हिस्सा हमारे पास रहा वो कौन बनी? एलओसी। तो जो एलओसी बनी, जरा इसके बारे में लिखो, अगला लाइन का नाम लिखो, क्या? एलओसी। कहां से कहां तक है? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एलओसी यहां से शुरू होती है। एलओसी कहां? ये पॉइंट एलओसी हेडिंग। एलओसी अखनूर से शुरू होती है। कौन जगह है? अखनूर। अखनूर जम्मू कश्मीर से। और अखनूर से शुरू होकर ये लाइन कहां से कहां तक है? ये लाइन एक पॉइंट पे आकर रुकती है। कौन सा पॉइंट है वो? ये पॉइंट है वो। इस पॉइंट का नाम है क्या? NJ 9842। एलओसी अखनूर से NJ 9842 तक स्थित है।
NJ9842 तक स्थित है, जिसकी लंबाई 740 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 740 किलोमीटर है। ठीक, क्या बातचीत। अब ये क्या बनी, तत्काल युद्ध विराम की रेखा, लाइन ऑफ सीज फायर, LOC। बातचीत चलती रही, आज तक कोई हल नहीं निकला है। पाकिस्तान कह रहा है ये वहां जाएगी, हम कह रहे हैं ये वहां जाएगी डायरेक्ट सीधी, यानी इस पे कोई सहमति नहीं है। बाद में हमारी दो युद्ध और हुए। एक युद्ध कौन सा था, 1965 की वार, पाकिस्तान की हार हुई, और 1971 की वार, फिर पाकिस्तान की हार हुई और एक नया देश बना, कौन, बांग्लादेश। ठीक, इसके बाद जनवरी 1972 में एक समझौता हुआ, कहां पर, शिमला समझौता, भारत पाकिस्तान संबंधों का बेस, शिमला एग्रीमेंट, जनवरी 1972 के आसपास। और इसमें क्या हुआ, इसी LOC को, जिसका नाम था लाइन ऑफ सीज फायर, इसे क्या बोला गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ सीज फायर क्या कहलाई, लाइन ऑफ कंट्रोल। कब, आफ्टर शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट 1972, जो 740 किलोमीटर लंबी है और केवल जम्मू कश्मीर में है। तो रेड क्लिफ लाइन अलग है, रेड क्लिफ लाइन अलग है, वो तो बंटवारे के टाइम खींची गई बाकायदा। ठीक, कहां से, गुजरात से लेके पंजाब तक। और LOC अलग है, जो 740 किलोमीटर लंबी है, 740 किलोमीटर लंबी है। कहां से, अखनूर से लेकर कहां तक, NJ9842 तक। ये पॉइंट कहां पड़ता है, यहीं पे स्थित है, कौन, सियाचिन ग्लेशियर, ये वहां खत्म होता है पॉइंट जाके, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। पॉइंट बनाते रहना, मैप ड्रॉ कर लेना, ये सब आपके पास भेज दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये इस प्रकार का एक एरिया है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित लड़ाई का मैदान, वर्ल्ड हाईएस्ट सिचुएटेड वार प्लेन, युद्ध का मैदान है, विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित सियाचिन ग्लेशियर। यह सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 70 किलोमीटर लंबा। इट इज ए 70 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर एंड इंडियाज लार्जेस्ट ग्लेशियर। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और 70 किलोमीटर लंबा है। जहां पे कौन खत्म होती है आके, LOC, लेकिन एक नई लाइन बनती है यहां से। क्या है, अब यहां से एक नई लाइन है, कौन सी लाइन है, जरा मैप पे ध्यान दो जरा बात। ये लाइन है, ये इस लाइन का नाम क्या है, जो शुरू होती है कहां से, NJ9842 से, और कहां तक जाती है, ये ऊपर एक घाटी है जो अलग दिखाई जा रही है आपको। क्या नाम है इस घाटी का, इसका नाम है सक्सगाम घाटी। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद एक बड़ा एरिया सक्सगाम घाटी का पाकिस्तान ने अपने अंकल चीन को दे दिया। कितने में, 1 रुपए में। और कितने साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए। और सक्सगाम घाटी जो पार्ट है किसका, JNK, जम्मू कश्मीर का, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, वो उसने बिना भारत से कुछ बात करे सौंप दिया किसे, तो सक्सगाम घाटी
1963 से आज किसके अंडर में है? चाइना। और तब से तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 2013 से चीन ने यहीं से एक हाईवे पास कर दिया है, जिसका नाम क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द है। भारत के सर पे चाइना की आर्मी, इन्वेस्टमेंट, तेल, गैस, पाइपलाइन सब जा रही है भारत के एरिया से, और बिना भारत से कोई बात करे तो भारत करता है इसका विरोध। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहां चीन का एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है कासगर। क्या नाम? कासगर। यहां से होती है शुरू ये, और कहां जाती है ये? नीचे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक। कौन? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये अब पाकिस्तान के अंदर। छुड़ा क्यों नहीं पाए? ये बच्चों का मामला तो नहीं, मेरी चॉकलेट मुझे दे, मैं मर जाऊंगी, मम्मी को ले आऊंगी मैं अपनी। इस पे एटम बम है, हमारे पास भी एटम बम है। ये तो वार छिड़ने वाला है। या तो दूसरा इतना कमजोर हो जाए कि खुद सरेंडर कर दे कि पापा जी आपका सामान था, आप रख लो, ठीक। या हम हमला करें, जैसा हमने करके अब दिखाया अभी ऑपरेशन सिंदूर में, और हमला करके अपनी आर्मी ड्रॉप करें और टैंकों सहित घुस जाएं और सब कब्जा कर लें। जैसे कौन कर रहा है? रूस यूक्रेन में। जैसे कौन कर रहा है? इजराइल गाजा में। जैसे पूरे वर्ल्ड में ताकतवर कंट्री करते हैं हम, इतने ताकतवर अभी हम है नहीं। क्यों? साथ में कौन बैठा? इसका अब्बा, जो इससे भी खतरनाक है। पाकिस्तान तो कुछ नहीं है, भारत हफ्ते भर में उड़ा कर रख देगा तुरंत। लेकिन सपोर्ट करने वाले कौन है? हमें ऐसी वार में उलझा देंगे कि हमारा विकास जो 70 साल में यहां पहुंचा है, कहां पहुंच जाएगा? 50 साल पीछे। ये एजुकेशन, हेल्थ, पैसा, इन्वेस्टमेंट सब खत्म हो जाएगा। वो सब भी ऐसा दूर होगा। चीन एक बड़ी ताकत है आज के तारीख में, ठीक क्या? तो NJ 9842 से एक लाइन है कहां तक? सक्सगाम घाटी तक। लिखते रहना बातों को। उस लाइन का नाम क्या है? कहां? एक है कौन? NJ 9842 कहां से? अखनूर से। कितनी? 740 किलोमीटर की। नाम है LOC। ये जिस पॉइंट पे आके खत्म होती है उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का सबसे ऊंचाई पे इसी लड़ाई का मैदान, और सियाचिन ग्लेशियर पे भारत की फोर्स तैनात है। कब से? ऑपरेशन मेघदूत के बाद, 1984 से। और आज सियाचिन में आर्मी रखने का खर्च कितना है? कितना पैसा खर्च होता है वहां पे? ना वहां पानी पीने का, ना वहां कुछ। वहां फल सब्जी सारे सामान भेजे जा रहे हैं हेलीकॉप्टरों से। और सियाचिन में आर्मी रखने का जो खर्च है 6,40,00,000 रुपये एक दिन का है। 24 घंटे फूकते हैं कितने पैसे? लगभग 6.5 करोड़ रुपये। तो वहां आर्मी को रखना मजाक खेल नहीं है। लेकिन अगर यहां से एक बार भी हम हटे तो ये ऐसा पॉइंट है, कैसा पॉइंट है कि एक और नीचे हिस्से में कौन है? पाकिस्तान। और एक और कौन है? चाइना। और बीच में कहां बैठे हम? टॉप पे। यानी यहां से हम कर रहे हैं किसे कंट्रोल? दोनों को बैठ के। और ये पॉइंट छोड़ते ही एडवांटेज हमारे हाथ से क्या जाएगी? चलिए, तुम छोड़ नहीं सकते बिल्कुल। तो यहां NJ 9842 से और सक्सगाम घाटी तक, जहां तक सियाचिन ग्लेशियर है, यहां एक और बॉर्डर लाइन है जिसका नाम क्या है? AGPL। क्या नाम बताया? AGPL। इस लाइन का नाम है कितने का? ये वाला बॉर्डर, इसे कहते हैं क्या? तो हमारी एक और लाइन है, बॉर्डर लाइन, किसके साथ में? इंडिया एंड POK, जिस पर डिस्प्यूट कर रहा है पाकिस्तान। क्या नाम है इसका?
एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन, एक्चुअल वास्तविक, कहां, ग्राउंड पर, किसकी पोजीशन कहां है, तो ये एजीपीएल है, जहां भारत की आर्मी खड़ी है और पाकिस्तान चाहता है यहां से अपनी आर्मी आप हटाओ। तो एजीपीएल भी एक लाइन है जो एलओसी के विस्तार के बाद बनती है। एलओसी कहां तक है, एनजे 9842 तक, अखनूर से। और ये कहां है, एनजे 9842 से लेकर कहां तक, ऊपर एक घाटी है, कौन सी, सक्सगाम घाटी, जो किसकी थी, जो इंडिया की थी, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखी थी, और सौंप दी किसे, चाइना। हम ये नहीं कहते पाकिस्तान की है, हमारी है। इस बात का कोई प्रमाण है कि हम पीओके को अपना मानते हैं, बताइए, और क्या ठोस प्रमाण है इस बात का, और हमने क्या कर रखा है इसके लिए। जब आप देखोगे तो भारत की राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, मैक्सिमम, सब भूल भाल गया तो भाई। भारत की राज्यसभा में अधिकतम मेंबर 250 हैं, लेकिन हम 250 को नहीं चुन रहे पिछले 75 साल से। हमने सीटें खाली छोड़ रखी हैं आदमी किसके लिए, अपने पीओके के लिए। कितनी सीटें, हम 250 में से 5 सीटें किसे देंगे, जिस दिन ये आदमी हमारे पास आ जाएंगे। तो हमने चाहे तो राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा हो, दोनों में ही सीटें खाली छोड़ रखी हैं, एमपी की भी और राज्यसभा की भी। किसके लिए, अपने पीओके के लिए, कि जिस दिन ये हमारा हिस्सा बन जाएगा तो सीटें आपकी बिल्कुल क्लियर हैं, आओ, और आपकी भागीदारी कहां होगी, पार्लियामेंट में तुरंत एकदम। बाद में कोई बात नहीं कर रहे, अभी से कह रहे हैं हम तो बाकायदा, और छोड़ रखे कब से हमने, बहुत लंबे टाइम से। यहां भी चुनाव करते हैं कितने के ऊपर, 245 के ऊपर, ठीक। और यहां कितना है, 550, 552 थे, 2 कौन थे, एंग्लो इंडियंस, वो तो हमने खत्म कर दिए। तो अब कितने हैं, 550। इनकी सीटें यहां भी क्या हैं, सिक्योर, एमपी की भी और राज्यसभा की भी। यानी हमने जो पीओके है उसके लिए पूरी व्यवस्था छोड़ रखी है बाकायदा, जिस दिन हमारे अंडर में आएगा हम उसे मिलाएंगे बाकायदा। तो बॉर्डर्स लाइन की बात हुई किसकी, अभी तीसरे की बात करते हैं, फिर बात करेंगे एक और। थर्ड लाइन किसका नाम लिखा, रेड क्लिप रेखा, उसके बाद कौन लिखी, एलओसी, उसके बाद कौन लिखा, एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन, और उसके बाद कौन है, उसके बाद एक और लाइन है, ये एलएसी, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगला लिखो जरा बस, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी वाले बात सुनो जरा एक बार। ये है एलएसी, ठीक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको लेके आज ही कितना, 25 अगस्त को हमारी ओर से बात करने के लिए कौन जा रखे हैं, अजीत डोभाल, एनएससी ऑफ इंडिया। और किससे बात कर रहे हैं, चाइनीज काउंटर पार्ट से अपने, इस पे शांति बनाने के लिए, झगड़ा ना हो कहीं। ये है एनजे 9842, ठीक, जहां कौन है, ये शुरू होने वाली कौन, इसी एलओसी में कौन है, कारगिल, और कौन है, जोजिला, जहां अभी बन रही है एक सुरंग, ठीक, जोजिला टनल। तो समझो जरा बातचीत को, ये पूरा एरिया किसका था, इंडिया का। अब किसी कहानी है,
LAC की। यहां चीन का कोई मतलब वास्ता नहीं था। इवन हमारा कोई बॉर्डर एक सिंगल इंच भी चीन के साथ नहीं मिलता। हमारा पूरा बॉर्डर किससे मिलता है? हमारा पूरा बॉर्डर इंडिया का मिलता है किससे? तिब्बत से। चीन से हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं। लेकिन जब तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया तो हम क्या करते? हमारा चाइना के साथ कोई बॉर्डर नहीं मिलता, ये है हमारी लिमिट्स। यहां से लेके और पूरा कौन? ये एरिया यहां तक पूरा कौन है? ऊपर ये है तिब्बत, तिब्बत। और तिब्बत एक अलग देश था जहां धार्मिक शांत लोग रहते थे, बौद्ध धर्म के लोग। इनके राजा और धर्मगुरु कौन थे? दलाई लामा। और दलाई लामा इनके अतिक्रमण से परेशान थे। किसके? चीन के। और चीन का नेता कौन हुआ है? चीनी क्रांति का नेता माओ जेडोंग। माओ जेडोंग जानते होंगे आप शायद इसके बारे में, क्योंकि यहां तो अब दुनिया भर की बातें चलने वाली हैं। माओ जेडोंग। और माओ जेडोंग की एक थ्योरी है। क्या थ्योरी है? माओ जेडोंग ये कहता है सत्ता भीख मांगने वालों को नहीं मिलती, सत्ता चाहिए तो बंदूक उठाओ और सत्ता को पलट लो। इसका एक फेमस कोटेशन है, क्या? द रूल बिगन्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। सत्ता निकलती है बंदूक की गोली से, आप में दम हो तो उठाओ और पलटो। इन लोगों ने लंबे संघर्ष के बाद सबको हरा के चीन में सत्ता में कब्जा कर लिया। और तब से लेके, कब से? 1949 से लेके आज 2026 से इनका ही राज है। इनकी पार्टी राज कर रही है, CPC, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उसी में कौन आ चुके हैं अब? नए नेता उनके। कौन है? सी जिनपिंग। सी जिनपिंग। और पार्टी ने कह दिया है लाइफ लॉन्ग सर्व करोगे, जब तक जिंदा रहोगे आप ही राष्ट्रपति रहोगे, लाइफ लॉन्ग। चुनाव बनाव वहां कुछ नहीं होता। एक पार्टी और जो उसके प्रतिनिधि हैं उनका सबमिट होता रहता है, वही चुनते हैं नए नेता को। अब नए नेता कौन है? पहले माओ जेडोंग, बाद में हु चिनताओ, और अब कौन? सी जिनपिंग। ठीक। इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता तिब्बत पे हमला करना शुरू किया। तिब्बत वालों ने इनसे तंग आके इन पे हमला बोल दिया। इन्हें अवसर मिल गया और पूर्वी तिब्बत के क्षेत्रों ने जैसे इनसे युद्ध किया तो ये ताकतवर थे, इन लोगों ने उन्हें हराना शुरू कर दिया। और हरा हरा कर कहां पहुंच गए? यहां पे उनकी राजधानी है लहासा, तिब्बत की राजधानी लहासा। और उस पे कब्जा किसने कर लिया? चीनियों ने। कब की बात है ये? 1959। ये गेम शुरू हुआ इनका युद्ध और झगड़ा 1958 से, और 1959 आते आते जितना भी तिब्बत था वो किसके अंडर में आ गया? चीन के। ठीक। और चीन के नेता, तिब्बत के नेता कहां आ गए? दलाई लामा अपने 1 लाख समर्थकों सहित इंडिया में शरण लेते हैं। और जवाहरलाल नेहरू बौद्ध धर्म के धर्मगुरु होने के नाते इन्हें इनके समर्थकों सहित शरण देते हैं भारत में। पहले कहां रुकवाते हैं इन्हें? मसूरी में। और जब मसूरी में इनके समर्थकों की भीड़ रुकती नहीं है तो फिर कहां देते हैं? हिमाचल प्रदेश में अलग से एक जगह, बाकायदा पूरा इन्हीं का स्पेस है वो, मकलोडगंज धर्मशाला। गए कभी आप? मैं गया वहां पे एक बार। मकलोडगंज धर्मशाला यानी बहुत सुंदर हिल स्टेशन है जहां बौद्ध मोनेस्ट्री, तिब्बत की पूरी सरकार, तिब्बत के प्रधानमंत्री दलाई लामा, नोबेल पीस प्राइज विनर सब यही रहते हैं। और यहां से कौन चलती है? तिब्बत की पूरी सरकार। ठीक। कौन? मकलोडगंज धर्मशाला। आज भी वो वहीं रहते हैं। इसी चक्कर में भारत के संबंध चीन से खराब हो गए। नहीं तो 1954 में हम और चीनी कौन थे? हिंदी चीनी भाई भाई। और हमारे बीच में क्या हुआ था? एक एग्रीमेंट, पंचशील समझौता। कब? 1954 में। और हमारे वो परम मित्र थे।
नेहरू जी के परम मित्र। लेकिन जैसी ये घटना हुई तो इन्हें क्या खतरा महसूस किया कि कहीं दलाई लामा पूरी तिब्बत का विलय ऑफिशियली कहा ना कर दें भारत में, क्यों ना उससे पहले हम हमला बोले कब्जा कर लें। और वो तो भारत में आते हैं और ये कब्जा कहां कर लेते हैं, पूरे तिब्बत पे। तिब्बत के बॉर्डर्स अब तक भारत के साथ डिफाइन नहीं हो पाए हैं जबकि बात चल रही है। तो इन लोगों ने यहां से कब्जा करना शुरू किया और भारत के बॉर्डर्स पर अपना ढांचा मजबूत करना शुरू कर दिया, ठीक, और अपनी आर्मी लाके बैठा दी और बिना किसी चेतावनी के भारत पे हमला बोल दिया। कब? 1962। और हम इस फ्रंट पे तो हार गए भयंकर, और इस फ्रंट पे 120 बहादुरों ने भारत के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन 1 इंच जमीन भी कब्जा करने नहीं दी। घुटने टेक कर अपनी बंदूकें टांग के और अपने हेलमेट उस पर रख के चीनी वापस गए। क्या थी ये युद्ध? इंडो चाइना वार 1962। कौन थे ये? मूवी बन चुकी इसके ऊपर तो 120 बहादुर। क्या चुकी इसके ऊपर मूवी? मेजर शैतान सिंह। एक ही आदमी जिंदा बचा, उसे भी किसने भेजा? शैतान सिंह ने, कि तू यहां से पहुंच और मेन कमांडर को मैसेज भेज कि यहां ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद फिर किसी ने यकीन नहीं किया कि ऐसा हो नहीं सकता, 120 आदमी पूरी कंपनी को ही मार दे, 3000 आदमियों की। और जब अक्टूबर में लड़ाई हुई थी, भयंकर बर्फ पड़ी, और जब अप्रैल में बर्फ पिघली और सेना ने अपना खोजी अभियान भेजा कि अगर लड़ाई हुई होगी तो एविडेंस तो होंगे वहां कुछ ना कुछ, अभी तो खतरनाक बर्फ है। अप्रैल में सब जोके तो मिले बाकायदा, क्योंकि बर्फ में आदमी का सब कैसा रहता है, बिल्कुल इंटैक्ट। कहां? उंगलियां फंसी हुई ट्रिगर के ऊपर, और आदमी जख्मी, आंतें निकली पड़ी हैं बाहर। किसकी? मेजर शैतान सिंह की। पत्थर से लगा हुआ है और आखिर दम तक क्या चला रहा है? गोलियां। और 3000 की फोर्स की हिम्मत नहीं पड़ी कि 1 इंच जमीन कब्जा कर ले लद्दाख की। तो हम इस वार को आधी जीते आधी हारे। युद्ध विराम हो गया, ठीक, और इसके बाद हमने अपनी चौकियां जो यहां थी इन्हें दोबारा अपने अंडर में नहीं लिया। किन की बात चल रही है? इन चौकियों की, जो कहां थी? जो इस बॉर्डर पर थी। देहरादून के एक सांसद हुए जिनका नाम था महावीर त्यागी। उन्होंने यह प्रश्न कहां उठाया? भारत की पार्लियामेंट में, कि भारत ने जब इस हिस्से में लड़ाई जीत ली है तो जो उसकी फॉरवर्ड पोस्ट है, बिल्कुल आखिरी बिंदु की पोस्ट, यहां की चौकियों पे भारत के जवान क्यों नहीं जा रहे हैं, और भारत सरकार यहां पे अपनी सैन्य मजबूती क्यों नहीं कर रही है। तो तब उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने कहा कि ये बंजर वीरान क्षेत्र है, यहां दोबारा सेना को भेजने तनाव बढ़ सकता है, हम इसीलिए नहीं भेज रहे हैं। और जब बहुत लंबे टाइम तक भारत ने यहां अपनी कोई चौकी दोबारा रिटेन नहीं की, दोबारा उस पर कब्जा नहीं किया, तो चीन ने आहिस्ता आहिस्ता ये सारा एरिया अपने अंडर में ले लिया। और इसे क्या नाम दिया गया? इसे कहते हैं अक्साई चिन। अक्साई चिन। ये कितना बड़ा एरिया है? जितना बड़ा स्विट्जरलैंड नाम का देश। यानी ये लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और जब विवाद बढ़ने लगा कि ये तो किसका एरिया था? पीओके का। इसे क्या बताया उन्होंने? इसे उन्होंने बताया दक्षिणी तिब्बत, कि ये तो सदर्न तिब्बत है, ये तो हमारा एरिया है। भारत ने कब्जा होने दिया। महावीर त्यागी ने यह कहा कि मेरे सर पे एक बाल नहीं है, बिल्कुल क्या हो चुका है? बंजर वीरान। क्या चीन को सौंप दूं इसे भी? बंजर हो, वीरान हो, कुछ भी हो, भारत का एरिया है, उस पर कब्जा करो। लेकिन उस समय यहां कब्जा नहीं हो पाया, और यहां पे अभी सीमा डिफाइन ही नहीं हो पाई है टिल डेट भी। और इस बॉर्डर का नाम क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। जल्दी में हम है नहीं बिल्कुल भी, हमें तो हर बात डीपली पढ़नी है, भयंकर पढ़नी।
कल को ज्योग्राफी कहीं आ जाए, किसी लेवल पे आ जाए, आपको ज्योग्राफी के लिए कोई किताब नहीं पढ़नी, आप क्लास पढ़ो, रिवीजन करो, पेपर उठाओ बस। वास्तविक नियंत्रण रेखा, अभी तो आसान बात चल रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा किसके बीच में है? अब ये एलईसी किस प्रकार की है, कैसे है, आगे बढ़ते हैं जरा। अब जरा यहां आ जाओ जरा, और ध्यान से मैपिंग देखते रहना। ऐसे मैप अपने रजिस्टर में जरूर बनाने हैं। एलआईसी क्या है, बात क्लियर? हम तो कह रहे हैं, देखो जरा क्या बातचीत है, हम तो अपने मैप में अपना बॉर्डर ये दिखा रहे हैं। अब भी हम कहते हैं ये एरिया है पीओके का, और तुम्हारे पे एविडेंस हो तो लाओ दिखाओ जरा कि 1947 में तुम्हारा एक भी आदमी यहां हो तो बताओ उसका नाम। चीन का एक भी आदमी हो, एक भी गांव हो, अगर कोई एविडेंस हो तो बताओ। ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, 1000 साल पहले। हम तो कह रहे हैं लाओ, 80 साल हुए आजाद हुए, अगर तुम्हारा कोई गांव, तुम्हारा कोई आदमी यहाँ हो तो बताओ कौन था वो। तुम्हारे पे कोई एविडेंस नहीं है, तुमने जबरन कब्जा किया हुआ है, और थोड़ा बहुत एरिया नहीं, कितना एरिया है? 38,000 स्क्वायर किलोमीटर किसके अंडर में है? अब लिखो थोड़े से फैक्ट। क्या? अब बात करते हैं सारे जम्मू एंड कश्मीर की। इसके हिस्से हो गए 3। एक हिस्से का नाम है पीओके, एक हिस्से का नाम क्या है? J&K। क्या कहूं मैं इसे? J&K एंड लद्दाख। किसका पार्ट? इंडिया का पार्ट। और तीसरा पार्ट क्या बोलूं? LAC। किसका पार्ट है ये भी? लिखो जरा। तो जो एरिया था सारा जम्मू कश्मीर, लगभग 2,22,000, 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का था। ये था एग्जैक्ट जम्मू कश्मीर का जो कुल एरिया था, वो 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर था। ठीक, इसमें से 72,935 स्क्वायर किलोमीटर किसके अंडर में है आज? 1/3, 7×21 किसके अंडर में आज? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। छोड़ने के नहीं हम इसे बिल्कुल भी। समय आएगा हम इसे कब्जा करेंगे जरूर। कब? जब भारत क्या होगा? एक सुपर पावर। जैसे आज कौन है? अमेरिका। जिस पे चाहे हमला बोल दे, जहां चाहे हमला बोल दे, वो ताकत बनने में क्या लगने वाला? हमें टाइम। जम्मू एंड कश्मीर 1,06,556। 1,06,556। ठीक, कौन? 38,000 LAC। और जो बचा हुआ वो कहां है? सक्सगाम घाटी, जो रेस्ट है। पांच 5,180 स्क्वायर किलोमीटर की है कौन? सक्सगाम घाटी, जो पाकिस्तान ने किसे सौंप दी है? चाइना को, 1 रुपये में और 99 वर्ष के। ठीक,
तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे जम्मू कश्मीर का, जो कौन है भारत का अभिन्न अंग, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वो किसके पास है? चीन के पास, जिसका नाम क्या है? अक्साई चीन। अक्साई चीन, जहां पे बॉर्डर अभी डिफाइन नहीं है। इतनी बात तो आपने लिख ली। अब देखते हैं आगे। अभी बात LAC की है, अभी तो बॉर्डर्स के नाम, उनकी हिस्ट्री, उनके डाटा वो सब पढ़ रहे हैं। इसमें टाइम लगने वाला है, ऊपर ऊपर से बात नहीं हो सकती, क्योंकि कल को ये बातें डीपली आएंगी और एग्जाम निकालेगी नॉलेज, जहां सब आप जानते हो और ऑप्शन तक आप आराम से पहुंच जाए। तो ये जो लाल लाइन है आज किसके अंडर में है? देखो जरा आप क्या मामला है। दो कंट्री अलग अलग क्लेम कर रही हैं इस बॉर्डर लाइन के ऊपर। क्या? सुनना ध्यान से जरा हर चीज। हमारी एक लाइन है ये, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। इस इतनी लाइन का नाम क्या है? क्या? मैकमोहन रेखा। अगला नाम कहां लिखो? अभी LAC की बात चल रही है, मैकमोहन रेखा LAC नहीं है। अगला हेडिंग लिखो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा कब बनी है? 27 अप्रैल 1914 को, जब भारत गुलाम था। और सर मैकमोहन कौन थे? एक सिविल सर्वेंट, ICS के अधिकारी। ये तो तुम देख रहे हो, सारा देश कौन चला रहा है? सारा देश वो हैंडल कर रहे हैं। इस देश के बंटवारे में एक आदमी को बहुत कम वेटेज मिला, क्योंकि वो एक सिविल सर्वेंट था, सबके साथ काम किया। VP मेनन, असली आदमी, इसने बहुत बड़ा योगदान दिया देश को एक करने में, लेकिन उसे कोई कंट्रीब्यूशन किसी ने दिया नहीं। ठीक। मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 को डिफाइन की गई। किसके बीच में? उस समय तिब्बत पे कब्जा नहीं था, किसका? चीन का। तिब्बत एक आजाद मुल्क और देश था, और तिब्बत ने किससे? ब्रिटिश इंडिया से अपनी सीमा क्या कर ली? बाकायदा प्रॉपर डिमार्केशन चिन्हित, और इसका नाम क्या रखा? मैकमोहन रेखा। कारण क्या था? बहुत बड़ी मात्रा में ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार पे, और म्यांमार में लकड़ी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्वालिटी की थी, जिसका नाम था क्या? सागौन। आज भी पूरे वर्ल्ड की 50% सागौन कहां मिलती है? पूरे वर्ल्ड की आधी सागौन 50% कहां है? म्यांमार में। वर्ल्ड नंबर 1 है सागौन में, इतनी महंगी लकड़ी। तो पहले वहां कब्जा किया, और इन वनों की लकड़ी की भयंकर डिमांड थी कभी रेलवे के डेवलपमेंट में। तो ये चाहते थे एक बार ये पता लगे कहां कहां तक हमारा बॉर्डर है। तो तिब्बत के साथ उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की, जिसने भारत के ईस्टर्न एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में डिमार्केशन किया। क्या नाम है उस लाइन का? मैकमोहन रेखा। ठीक। ये मैकमोहन कब खींची? 27 अप्रैल 1914 को। लेकिन जैसे हम आजाद हुए, तो झगड़ा जहां से स्टार्ट हुआ उसका नाम था मैकमोहन लाइन। भारतीय प्रधानमंत्री को एक पत्र आया, किसका? चीनी प्रीमियर। जो प्रधानमंत्री का पद होता है चीन में, उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियर। चीनी प्रीमियर चाउ एन लाई। क्या क्या नाम है इनके? चाउमीन, चाउ अन, चाउ उन लाई। ठीक। क्या चीन के प्रधानमंत्री का पत्र किसे मिला? प्रधानमंत्री नेहरू को। कब? याद करो वो टाइम जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया है, ये थी वो तारीख, 22 अक्टूबर 1959। 1958-1959 तक तिब्बत पे कब्जा हो चुका था चीन का, और वहां के लोग कहां आ चुके थे? भागकर भारत। अब वो कहते हैं
कि हम इस लाइन को नहीं मानते, ये तो दक्षिणी तिब्बत है, ब्रिटिशर्स का किया हुआ एग्रीमेंट हमारे साथ नहीं था, ये एरियाज हमारे कब्जे में है, इसे हम नहीं स्वीकार करते। जब नहीं स्वीकार करते तो तनाव बढ़ना शुरू हुआ। उन्होंने इन चौकियों पे और बॉर्डर्स पे, आउटपोस्ट पे अपनी सेना और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना शुरू किया, और भारत इस विश्वास में रहा कि चीनी हमला नहीं करने के, और उन लोगों ने पूरी आर्मी, सेना पूरी तैयारी करके एक तरफा हमला बोल दिया। और हमला कहां बोला? दोनों फ्रंट पे एक साथ, मैकमोहन लाइन के ऊपर भी और एलएसी के ऊपर भी। हम तो कह रहे हैं ये लाइन है। अब मैकमोहन क्या रेखा है आप समझ गए, किसके बीच में है? मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश से कहां? भूटान, ये रहा भूटान, और यहां से कहां है? नेपाल तक है। अरुणाचल से भूटान और भूटान से नेपाल तक। मैकमोहन लाइन, जल्दी में तुम्हें पढ़ना ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक। कौन थे? हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन, ये वो लाइन है, इसी बेल्ट में है, केवल नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक। ये थे वो झावन लाई, ठीक। तो हेनरी मैकमोहन के द्वारा एक लाइन खींची गई, क्या नाम था? लेंथ 890 किलोमीटर, मैकमोहन लाइन की लंबाई 890 किलोमीटर, 890 किलोमीटर। ईसु राजी पास बर्मा से भूटान तक, ईसु राजी पास बर्मा से भूटान तक, ईसु राजी पास, ठीक। यह शिमला कन्वेंशन 1914 में तय की गई। इट डिसाइडेड ऑन शिमला कन्वेंशन 1914, यह 1914 के शिमला समझौते से तय की गई। ठीक, परंतु चीन ने इसे मानने से मना कर दिया। कब? 1959 में। तनाव बढ़ने लगा और इस चक्कर में क्या हुई? 1962 की वार, जिसमें भारत की हार हुई। अब इतनी बात तो आप जान गए, अब समझो हम क्या कह रहे हैं। भारत का पक्ष, यहां से ही कहता है वो चीन कि ये लाइन सारी, ये लाइन सारी और ये लाइन सारी, वो क्या कह रहा है कि ये सब हमारा एरिया है। हम कह रहे हैं नहीं, तुम गलत काउंट कर रहे हो। अब ये बताओ, अगर मैं लाइन को यहां से सीधा यहां लेके जाऊं तो एरिया कुछ और आएगा, और ऐसे घुमा के लेके जाऊं तो एरिया क्या आएगा? कुछ और। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंसर्न, दो देशों के बीच में चिंता का सबक है क्या? डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स। कितना? हम तो कहते हैं कि चीन के साथ हमारी बॉर्डर लाइन है 3288 किलोमीटर की, और चीन कह रहा है कितने किलोमीटर की? 4000 किलोमीटर की। अब समस्या किस बात की है? वो तो कर रहा है अपने हिसाब से डिफाइन, और हम कर रहे हैं अपने हिसाब से डिफाइन। उसने पूरी एलओसी 3 हिस्सों में बांट रखी है। कौन? वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। ठीक, यानी पूरी एलओसी LAC
3 भाग में बटी हुई है, 1 2 3। लिखते रहो जरा बात को। 2150 किलोमीटर, कितना 625 किलोमीटर और 1140 किलोमीटर। 21 और 6 2700 और 2700 और 1100 3800। किलोमीटर। यानी उसका अपना दावा है, हमारा अपना दावा है। डिफाइन हो नहीं पाई। नॉट ओनली ए सिंगल पिलर एग्जिस्ट ऑन दिस LAC, इस पे कोई सिंगल पिलर भी नहीं है। ठीक, हम चाहते हैं बाकायदा करना क्या इसमें, डिमार्केशन, इसमें पिलर्स हो, फेंसिंग हो, तनाव झगड़ा खत्म हो, लेकिन चीन चाहता ही नहीं है वैसा हो जाए। 1962 की वार में चीन ने हमारा सारा अरुणाचल अपने कब्जे में ले लिया था, जो एरिया 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का था। लेकिन बाद में वो अपने आप ही पूरा एरिया छोड़ के अपने बॉर्डर्स में वापस चला गया। लेकिन अब वो क्या कहता है कि ये हमारा एरिया है। कौन, विक्ट्री जोन, जिसे हमने जीता है, और इस पे हमारा कब्जा होगा। तो जो आदमी रहते अरुणाचल में वो उन्हें अपना आदमी मानता है। एक छोटे से बच्चे का वीडियो कई दिन से वायरल चल रहा है, क्या, हमको चाइनीज ना कहो, हमें क्या कहो, इंडियन, इंडिया। तो यहाँ के आदमी को क्या कह रहा है, चाइनीज। यहाँ के आदमियों को चीन जाना हो तो नो नीड ऑफ वीजा, कोई वीजा नहीं चाहिए। और यहाँ का कोई आदमी भारतीय अगर चीन जाएगा तो उसे भारतीय पासपोर्ट पे वीजा नहीं मिलने का, कहाँ मिलेगा, अलग से कागज पे, उसे बोलते हैं स्टेपल वीजा। ये क्या है आज विवाद का विषय। तो एक है मैकमोहन रेखा और एक कंप्लीट LAC। LAC के 3 पार्ट है, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न। वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। हम कौन से पार्ट में, उत्तराखंड के लोग और हिमाचल के, सेंट्रल पार्ट। लद्दाख कौन से हिस्से में है, वेस्टर्न पार्ट। और अरुणाचल कौन से हिस्से में है, ईस्टर्न पार्ट। तो इतनी बात क्लियर कि कौन सा बॉर्डर कहां है, डिस्प्यूट कहां है। तो अभी ये अवैध कब्जे में है। मैप में हम दिखा रहे हैं अपने में बाकायदा। यहां कौन है, ये यहां तक ये कौन है, पाकिस्तान का अवैध कब्जा। दिखा रहे कहां, अपने मैप पे हम। अगर हमने मैप पे दिखाना ही छोड़ दिया तो इसका मतलब दावा भी छोड़ दिया। ठीक, यानी ये पूरा इंडिया का जम्मू कश्मीर है। कुछ कब्जे में है अक्साई चीन के रूप में, चाइना के अंडर में, और कुछ कब्जे में है POK, और कुछ कब्जे में किसके, छोटी सी एक घाटी सक्सगाम वैली, किसके, चाइना के। हर बॉर्डर के बारे में तुमने जान लिया, वही पहुंचते जहां थे। अभी वार्ता चल रही है, क्या निर्णय आएगा तुम ध्यान रखना जरा न्यूज़पेपर्स के अंदर, क्या क्या बात आती है निकल के। हर चीज पे मेहनत ही करनी पड़ेगी जब बात दिमाग में आने वाली है। बैच नया, टॉपिक नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अलग अलग क्लेम है, अलग अलग का। ठीक, मैकमोहन रेखा अलग और कंप्लीट LOC अलग। ये दो, चीन क्या दिखा रहा है अपने पास कि वो हमारा है सारा अरुणाचल और ये सारा हिस्सा हमारा है। हम क्या बता रहे हैं, नहीं हमारा है। बॉर्डर कहां मपेगा, इस प्रकार से। तो डिस्प्यूट बना हुआ है, दूर करने के लिए वार्ता चल रही है। 14-15 दौर की वार्ता अब तक हो चुकी है। रिजल्ट क्या है, 0, कोई मानने को तैयार नहीं है। ठीक, तो कौन कौन से बॉर्डर पॉइंट थे ये हमने अब तक जान लिया। डोरंड रेखा क्लियर, रेड क्लिफ रेखा क्लियर, LOC क्लियर, LAC क्लियर, और कौन, मैकमोहन रेखा,
मैकमोहन लाइन कब बनी, किसने बनाई, कौन से एग्रीमेंट से बनाई, कितने किलोमीटर की है, कहां तक है, क्लियर। ठीक, आगे। अब भारत का बॉर्डर किससे लगता है आगे, और भारत का लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश से। किसकी बात चल रही है, बांग्लादेश की, इंडो बांग्ला बॉर्डर। देखो, भारत बांग्लादेश सीमा को ग्रीन लाइन भी कहते हैं, ग्रीन लाइन, इंडो बांग्ला बॉर्डर, इंडो बांग्ला बॉर्डर। ग्रीन लाइन भी कहते हैं। और यहीं पे बांग्लादेश से लगती हुई जीरो लाइन है, यहीं पे बांग्लादेश से लगती हुई जीरो लाइन है। और भारत की ऐसी एकमात्र राज्य की राजधानी है जो नेशनल बॉर्डर से, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक है। ब्लैंक मैग अपने पास रखो, इसकी बहुत नीड आने वाले इस पूरे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। यहां पे हमारा एक स्टेट है, ये वाला, और इसका नाम है क्या, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी बिल्कुल इस पॉइंट पे है, यहां इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 मीटर दूर। और ये तीन ओर से कहां घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। लिखो, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 मीटर दूर है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 मीटर दूर है। और त्रिपुरा कहां है, बिल्कुल कोने पे। और त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा कैपिटल सिचुएटेड ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर जस्ट ओनली 50 मीटर अवे। और एंड त्रिपुरा कवर्ड विद 3 साइडेड फ्रॉम बांग्लादेश। और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। सारी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की हमने बात कर ली। ठीक, चाहे तो वो डुरंड रेखा हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चाहे वो ये लाइन हो किसके बीच में, पाकिस्तान और इंडिया। कौन सी, रेड क्लिफ। यहां से कौन अलग हुई है, एलओसी। यहां कौन है, एजीपीएल। यहां कौन है, एलएसी। ठीक, यहां से आगे आए तो कौन है, मैकमोहन रेखा। यहां कौन है, ग्रीन लाइन एंड जीरो लाइन। ये थी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, किस किस नाम से हैं, कहां कहां पे हैं, इनकी बैकग्राउंड एंड डिटेल्स। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके बॉर्डर किससे लगता है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं राज्यों के साथ किस प्रकार से हैं। तो एक कोड लिखो, 55 MBA। क्या लिखवाया है कि इसका बचपन से MBA करने का सपना था इस लड़की का, वो कर नहीं पाई है। ठीक, ऐसा कोई सपना ना मेरा ना इसका, ये तो क्या है, एक कोड, बचपन MBA। B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान,
नेपाल, म्यांमार, किसे मार, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। भारत की सीमा रेखाएं किस किस से लगती हैं? तो भारत की सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश से। कितनी? कोड लिखो इसके ऊपर एक, 55 45 44 1। कितने राज्यों का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से? 5 राज्यों और यूटी का। चीन से 5 राज्यों और यूटी का। पाकिस्तान से 4 राज्यों का। नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है। म्यांमार से 4 राज्यों की सीमा लगती है। भूटान से 4 की, अफगानिस्तान से 1 की। ठीक, कितनी सीमा है ये? तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बात क्या होनी चाहिए, बिल्कुल फिट एकदम। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। चीन से भी पढ़ के निपटे हम। कितना है ये? 3488 किलोमीटर और 3323 किलोमीटर। नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर, भूटान से 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। ठीक, इसके आगे भी कोड है। इतनी बात में को डाउट हो तो बताओ। यहां से आगे कल पढ़ेंगे। बांग्लादेश की सीमा भारत से क्या लगती है? मैक्सिमम। सब कैसे हैं ये? घटते क्रम में। कुछ नहीं याद करना है, कोड याद रखना 55 MB कि भारत की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से, फिर चीन से, पाकिस्तान, नेपाल। तो ये तो याद नहीं करनी, कुछ ही ध्यान रखना, बस कोड ध्यान रखो। ये भी कर लोगे, अच्छी बात है। ये 5 राज्य और यूटी कौन है? तो इनके भी कोड हैं। जैसे मैं एक का बताऊं आपको, मैं, आप, मित्र। आसान नहीं है। मैं, आप, मित्र, ये वो 5 राज्य और यूटी हैं जिनका बॉर्डर किससे लगता है? बांग्लादेश से। मैं फॉर मेघालय, आसाम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, 5 स्टेट है। ठीक, इसी प्रकार से हर एक का कोड है। कल मिलते हैं, इससे आगे यहीं से ही।